हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सूरज लोहान और आज हम भारतीय इतिहास के सबसे पुराने अध्याय के अद्भुत सफर पर निकलेंगे जिसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसका हमारा इतिहास हड़प्पा सभ्यता से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हड़प्पा के इंट्रो, खोज और सिटीज के बारे में। तो हमारे चैनल लोहान एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आइए हम शुरू करते हैं इस रहस्यमय सफर की शुरुआत। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की शुरुआत की एक अद्भुत और रोमांचक कहानी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की कहानी अत्यंत रोमांचक है। यद्यपि हड़प्पा के टीले का उल्लेख 1826 में चार्ल्स मैसन ने इन्होंने सबसे पहले किया था। चार्ल्स मैसन उस समय सर्वेक्षण की खोज कर रहे थे। तो 1826 में इन्होंने बताया कि इनको अंदाजा हुआ कि हम क्या है, यहाँ पे एक पुरानी सभ्यता है। ठीक है, लेकिन उस समय किसी का ध्यान इनकी ओर नहीं गया। तो 1856 में क्या होता है कि कराची से लाहौर तक जो ब्रिटिश सरकार है वो दोस्तों क्या करती है, कराची से लाहौर तक क्या बनाने, रेलवे लाइन बिछाने के लिए उनको रोडों की यानी पत्थरों की आवश्यकता थी। तो तब इंजीनियर उस समय थे जॉन बांटन। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, तो भाई लोग वहां के आसपास के थे जो वो वहां से खुदाई करने लगे तो नीचे बहुत सारी ईंटें निकलने लगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि लोगों ने बताया कि यहां तो ईंटें निकल रही हैं, खुदाई कर रहे हैं। तो जॉन ब्रंटन क्या करते हैं, ने बोला कि ईंटों के टुकड़े प्राप्त करने के लिए हड़प्पा के प्राचीन टीले से ईंट खोद कर निकालने का क्या दे दिया, उन्होंने आदेश दे दिया। उन्होंने सोचा छोड़िए क्या है, वैसे ही निकल रहे होंगे, वैसे दबी हुई ईंटें होंगी। उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं था दोस्तों कि प्राचीन भारत की और दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक, ठीक जिसकी वो ईंटें उठा रहे हैं, उसके नीचे वही सभ्यता है। तो देखिए बाद में जब पता चला होगा तो इन्हें भी महसूस हुआ होगा कि इन्होंने क्या गलती कर दी। लेकिन चलिए देखते हैं। तो ईंट निकालने ते समय कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महान निदेशक, तो उस समय कनिंगम थे हमारे, जो अलेक्जेंडर कनिंगम, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हेड थे, तो उनके पास भेजा गया। किंतु इन ईंटों का रहस्य बना रहा। लेकिन मैं आज बता देता हूं आपको कि ये जो रेशो में बने हुए थे दोस्तों, ईंटें भी है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो ईंटें हैं उनका अनुपात क्या था। तो उनका अनुपात था 4:2:1। बहुत सी ईंटों का, मोस्टली ईंटों का अनुपात यही था, 4:2:1। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आगे देखिए बाद में क्या होता है कि ऐसे ऐसे दोस्तों समय बीतता रहता है और बाद में क्या होता है कि 1921 आ जाती है ऐसे करते करते दोस्तों। और 1921 में उस समय जॉन मार्शल अध्यक्ष बनते हैं कनिंगम के बाद। तो 1921 आ जाती है, तो इनके कानों में बात पहले से थी कि वहां कोई ना कोई, क्योंकि कनिंगम बोलते रहते थे कि वहां पे कोई ना कोई प्राचीन सभ्यता जरूर है, आप वहां पर खोज कीजिए। लेकिन अंग्रेजी सरकार की सत्ता का प्रभुत्व था, तो इसलिए दोस्तों इतना कुछ नहीं हो उसका। तो जॉन मार्शल जी ने दयाराम साहनी, इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी को, ठीक है, एक टीम बनाते हुए 1921 में वहां पर वो करवाई, खुदाई करवाई। तो खुदाई करवाई, तो वो खुदाई कहां थी भाई, हड़प्पा। हड़प्पा जो आज के समय कहां पे है, पाकिस्तान में, जो आज का पंजाब है, पाकिस्तान में जो पंजाब है वहां पर दोस्तों। तो वहां का एक जिला है मोंटगोमेरी जिला। ठीक है,
में लोहार से लगभग लाहौर से, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया गलती से, तो लाहौर से लगभग 100 मील दक्षिण पश्चिम में रावी नदी के तट पर यह स्थित है, हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा पाकिस्तान के अंदर है, मोंटगोमेरी जिले में। ठीक है, क्या हुआ तो 1921 में दोस्तों देखिए, 1921 में ये बताया जाता है, खोज होती है कि देखिए कि जब इसका सर्वेक्षण किया जाता है तो बताया जाता है कि इस रहस्यमयी जो ये सभ्यता है ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, बाद में 1921 में इसकी खोज हो जाती है और इसका सबसे पहला शहर कौन सा खोजा जाता है, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा शहर खोजने के कारण इसको क्या भी बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता का नाम इस सभ्यता को दिया गया। ठीक है, बाद में दोस्तों क्या होता है कि आपको भी पता है और मैं आपकी जानकारी के लिए नहीं बता देता हूं जिनको नहीं पता, कि इस हड़प्पा सभ्यता के अंदर बहुत से जो भी स्थल मिले हैं वो सारे सिंधु नदी की सहायक नदियों के या सिंधु नदी के आसपास मिले हैं, जो भी शहर मिले हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में सिंधु नदी को बोला जाता है इंडस रिवर। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको इंडस सिविलाइजेशन भी बोला जाता है और हिंदी में इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, बाद में 1922 में दोस्तों ध्यान दीजिए, 1922 में, ठीक है, दयाराम साहनी थे जो, उन्होंने तो 1921 में खोज कर दी हड़प्पा की। तो एक आरडी बनर्जी थे, आरडी बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी, तो ये हड़प्पा के सभ्यता के बहुत बड़े शहर मोहनजोदाड़ो की खोज करते हैं 1922 के अंदर। और माना जाता है कि ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत बड़े शहर थे और दोनों ही प्रमुख राजधानियां मानी जाती हैं हड़प्पा सभ्यता की। और मैं बता देता हूं ये आपको कहां से, आप मैप में देखिए, एक सेकंड रुकिए, मैं भी आपके अंदर मैप शो करता हूं आपको। तो देखिए दोस्तों यहां पर ये है हड़प्पा, ये रहा हड़प्पा शहर। ठीक है, ये यहां से जा रही है सिंधु नदी और ये अरब सागर में जाकर गिर जाएगी। ठीक है, अरेबियन सी में। तो ये देखिए ये जो हड़प्पा नदी है और इसके साथ साथ दोस्तों ये झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, घग्गर वगैरह आदि नदियां, यमुना, गंगा इधर है, इधर दिख रही होंगी आपको। ठीक है, ये इधर इंडस, ये इधर से आ रही है चाइना से होते हुए, जम्मू कश्मीर से निकलते हुए आगे अरब सागर में गिर जाएगी। तो ये रावी नदी के पास हड़प्पा आपको दिख भी रहा होगा, यहां पर खोजा गया दोस्तों। ठीक है, उसके अब ये खोजा गया था 1921 में, किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने। और ये इधर दोस्तों ठीक आपको दिखेगा मोहनजोदाड़ो, ये ठीक यहां से लगभग कहा 400 किलोमीटर के आसपास, ये इतना दूर है हड़प्पा से मोहनजोदाड़ो। और ये है इंडस यानी कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है ये। ठीक है, ये दोनों शहर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे उस समय का ये लोथल शहर, ठीक है, बंदरगाह, उस समय का बहुत बड़ा बंदरगाह है, फेमस बंदरगाह है दोस्तों, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो लगभग आपको समझ आ गया होगा कि देखिए ये सिंधु नदी है और ये इसकी सारी सहायक नदी है। तो इनके आसपास, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि सारे जो मोस्टली शहर है वो कहां बसे हुए हैं, सिंधु नदी के आसपास बसे हुए हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। आगे देखिए दोस्तों, हम दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं। आगे जाके सर्वप्रथम देखिए क्या बोल रहे हैं, बाद में क्या होता है कि 1923 और 1924, 25, 26, 27 तक दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने बहुत बार हड़प्पा सभ्यता की, एक बार देखिए शुरुआत में तो 1921 में हुई थी खुदाई, 1921 में, लेकिन आगे चलकर भी बहुत बार खुदाई हुई, ये जो साल हैं जिनमें खुदाई हुई है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें यहां से दोस्तों निकाली गई। तो किस शहर से क्या क्या चीजें निकाली गई इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप एक बार समझिए कि क्या था चीज। बाद में मोहनजोदाड़ो, राखलदास बनर्जी 1922 में सिंध प्रांत से लरकाना जिले में, तो ये मोहनजोदड़ो कहां है भाई, पाकिस्तान के अंदर लरकाना जिले में है।
ठीक है, जहां पर मोहनजोदाड़ो शहर की खोज हुई। अब मोहनजोदाड़ो का असली नाम है मृतकों का टीला। ये देखिए यहां लिखा हुआ है मृतकों का टीला, इसका असली नाम है मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदाड़ो का अर्थ पूछ लिया जाता है क्या है। ठीक है, तो देखिए अब इसे क्यों कहा जाता है मृतकों का टीला, क्योंकि यहां पर बहुत सारे कंकाल के मतलब अवशेष मिले थे, जिसके कारण इनको मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता किसमें आई, प्रकाश में आई। आगे हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का काल। तो हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है भाई, देखिए देखिए काफी इतिहासकार इसका इतिहास अलग अलग बताते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंधु सभ्यता के काल के प्रश्न में विभिन्न विद्वानों पर विद्वानों में क्या है, भारी मतभेद है। यानी कोई इतिहासकार इसका काल कुछ अलग बताता है और कोई इतिहासकार इसका काल अलग बताता है। तो देखिए जैसे कि डॉक्टर आर के मुखर्जी की मान्यता है कि अब विद्वान इस मत पर सहमत हो जाते हैं कि सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता है। इसको तो मानने के लिए सभी इतिहासकार रेडी हो गए हैं, तैयार हैं कि क्या है, सिंधु विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। और सर जॉन मार्शल और डॉक्टर मुखर्जी सेंधव ने के सुमेरियनों के साथ संबंध को देखते हुए सिंधु घाटी सभ्यता की समय सीमा, जो शुरुआती समय सीमा है वो क्या बताई है, 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व क्या होता है दोस्तों, मैं अभी ये बता देता हूं। देखिए ये 0 से शुरू करते हैं हम, इससे पहले ईसा पूर्व, ईसा पूर्व को आपने कहीं लिखा भी होगा, इतिहासकार में देखा होगा बीसी, और इसके बाद को हम बोलते हैं ईसा। देखिए जब ये क्या हुआ कि हम ईसा मसीह के जन्म को क्या मानते हैं कि भी 0 से शुरुआत करते हैं, तो ईसा मसीह साल की शुरुआत 0 से शुरू करते हैं ईसा मसीह के जन्म के हिसाब से। तो देखिए क्या है, ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो साल हैं, यानी 0 से पहले के जो साल हैं, उनको लिखा जाता है ईसा पूर्व, यानी 0 से पहले, ईसा से पहले। ठीक है, और इसके बाद को माना जाता है ईसा में। यानी कि जब आप देखेंगे कि जब हम ईसा में पढ़ रहे होते हैं तब साल बढ़ते रहते हैं। जैसे अभी 2024 चल रहा है, इससे पहले क्या था 2023, तो अब कौन सा आएगा 24 के बाद 25, 26, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है दोस्तों, और ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। ठीक है, तो लगभग अगर हम आज से भी देखें तो 2024 तो ये साल हो गया। ठीक है, तो 2000 0 से लेकर 2000, और उससे पहले 3200, इससे पहले दोस्तों तो ऐड करेंगे लगभग लगभग ये बनेगा आपका 5274। तो 5274 साल आज से अगर हम ऐड जोड़ना शुरू करें तो ये सभ्यता इतनी पुरानी है। और अगर हम ईसा पूर्व बोलेंगे तब हम क्या बोलेंगे, 3200 ईसा पूर्व, 3250 ईसा से 2750 ईसा पूर्व। तो माधव स्वरूप वत्स क्या बोलते हैं कि प्राचीनतम सत्र की तिथि 3500 ईसा पूर्व निश्चित की है। ठीक है, मार्टिमर व्हीलर ने इसकी समय सीमा बताई है 2500 से लेकर 2700 ईसा पूर्व निश्चित की है। ठीक है, तो ऐसे करके, लेकिन कार्बन डेटिंग से, जो एक्चुअल कार्बन डेटिंग क्या होती है, देखिए इतिहास में कार्बन डेटिंग है कार्बन 14, जो भी अवशेष या जो भी मिलती हैं चीजें, तो उनमें कार्बन 14 देखते हैं कैसे कितना साल पुराना है, तो उसके हिसाब से डेट तय की जाती है। तो कार्बन डेटिंग के हिसाब से जो हड़प्पा सभ्यता की जो स्वीकारिक डेट है वो कितनी मानी गई है, 2300 से लेकर 750 ईसा पूर्व। कई जगह 2500 से 750 ईसा पूर्व भी लिखा होता है। ठीक, तो काफी सही है, लेकिन जो प्रमाणित है, जो वैल्यूएबल है वो ये है। ठीक, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, आगे अब हमारा काल भी हो गया, आगे पढ़े। तो आइए दोस्तों, अब हम इसमें हड़प्पा सभ्यता का विस्तार तथा मुख्य केंद्र के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका विस्तार कुछ इस प्रकार है कि मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं पहले यहां से हम देखेंगे, और इसका जो विस्तार है वो आकार में भी पूछा जाता है कि भाई जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है वो किस तरह
से फैला हुआ, ठीक है, किस आकार का। तो देखिए, तो यहां पे सबसे ऊपर मैं बताता हूं अभी आपको कि कैसे है। यहां पे देखिए, यहां पे जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा, मांडा है दोस्तों जगह, याद रखिएगा आप, ठीक। और यहां पे है सुतका गैंडोर, ठीक है, सुतको गैंडोर, सुतका गैंडोर अलग अलग जगह बोला जाता है ना। और यहां पर है आलमगीरपुर, ठीक है। और यहां पर नीचे है, महाराष्ट्र के पास है एक जगह दायमाबाद, क्या है, दायमाबाद, दायमाबाद, ठीक है। अब देखिए, अब इसका विस्तार किस तरह, उत्तर में तो मांडा, ठीक है, पश्चिम में सुतका गैंडोर, पूर्व में देखिए इसका विस्तार इतना ज्यादा नहीं हुआ, आलमगीरपुर ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। और फिर दक्षिण में क्या आता है, दायमाबाद आता है। तो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन लें, स्ट्रेट लाइन ऐसे, और इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला दें, तो देखिए जो इसका आकार है वो कैसे बना है, ट्रायंगुलर शेप में बना है। तो अब पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का फैलाव किस आकार में है, तो त्रिभुजाकार में है, ट्रायंगल के आकार में है, ठीक है, समझ गए। तो भारत में उत्तर में ये मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, दक्षिणवा भाग दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है, पश्चिम भाग सुतका गैंडोर जो कहां पे है, अब इस समय पाकिस्तान में है, और आलमगीरपुर, ठीक है, जो मेरठ जिले में है, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आलमगीरपुर से लेकर सुतका गैंडोर तक, आलमगीरपुर से लेकर सुतका गैंडोर तक, तो यहां से यहां तक इसका जो आकार है वो है लगभग लगभग 1400 किलोमीटर, नहीं 1600 है, सॉरी 1600 किलोमीटर तक है, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक है 1400 किलोमीटर, ठीक है। तो इस फैलाव में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो मांडा के बारे में मैं आपको बता देता हूं, आगे बता दूंगा जब हम इसके केंद्र के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो सन 1921 में तो विस्तार तथा प्रमुख केंद्र, तो 1921 से 22 से आज तक होने वाली पुरातात्विक खोजों के आधार पर हम यह निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता विस्तार की दृष्टि से समकालीन मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं की तुलना में अत्यंत विस्तृत थी, ठीक है। अब विस्तृत कैसे, अब हम इसको बताएंगे। इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो जब हम इसके नगरों के डिस्कस करेंगे ना, नगर के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों का वर्णन करिए, यह हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो मैं वहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को, ठीक है। तो देखिए, और तभी आपको समझ आएगा कि इसकी नगरीय व्यवस्था या इतनी अत्यंत विस्तृत उस समय के हिसाब से दोस्तों कैसे थी। तो एक बहुत रहस्यमयी सभ्यता है, उस समय के हिसाब से बहुत एडवांस कि आप सोच भी नहीं सकते। जो आज आपके गांव आज हैं, तो उस समय पर लोग उस समय इस तरह बस रहे थे, जो छोटे मोटे कस्बे हैं आज के हमारे। तो देखिए, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, इन 3 देशों में इसका विस्तार मिलता है। आधुनिक खोज से यह सिद्ध हुआ कि यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी तक सीमित ही नहीं थी। कहां, अफगानिस्तान में मुंडीगाक, सोर्तगई आदि पूरा स्थल है। दक्षिण बलूचिस्तान सुतका गैंडोर, सोतकाकोहो तथा बालाकोट, ठीक है। सिंध पाकिस्तान में कहां पे है, मोहनजोदाड़ो, चहुंदड़ो, कोट दीजिए, अमरो, ठीक है। और पंजाब पाकिस्तान में हड़प्पा, रहमान खेड़ा, सरायखोला, ठीक है, और जो है ये जलीलपुर आदि पूरा स्थल, ठीक है। भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि जगहों में ये फैला हुआ। तो इसके केंद्र के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के कुछ
प्रमुख केंद्रों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, नगरों के बारे में। तो ये क्वेश्चन भी MA BA या बहुत जगह पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के केंद्रों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता के जो बहुत सारे मेन और महत्वपूर्ण, वैसे तो पूरी सभ्यता ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर हम महत्वपूर्ण कुछ शहर टॉपिक्स जिन शहरों के में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहला ही हड़प्पा है, जहां से हड़प्पा सभ्यता का इसका नामकरण है। तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के मोंटगोमेरी जिले में रावी नदी में के बाएं किनारे पर स्थित है। आज नदी स्थल से यह लगभग कितना दूर है? 9.5 किलोमीटर दूर है दोस्तों। ठीक है, यह सिंधु घाटी का प्रथम नगर था जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। बाद में मैंने बताया है कि वत्स जी ने और दयाराम साहनी जी दोनों ने मिलकर 1925-26 से लेकर 1986 तक कई बार इनके साथ इन्होंने क्या किया, दयाराम साहनी जी ने वत्स के साथ, जॉन मार्शल के साथ और व्हीलर ने इसमें खुदाई में बहुत योगदान दिया। यह नगर मूल रूप से 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ, तो लगभग ये कितना बड़ा है? 5 किलोमीटर बड़ा है। ठीक है, 5 किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है लगभग। इस नदी की 6 सतह, सॉरी नदी निकल रहा है मुंह से मेरे, इस नगर की 6 सतहें मिलती हैं। यहाँ के अवशेषों में दुर्ग, रक्षा प्राचीर, निवास गृह, चबूतरे, अन्नागार आदि महत्वपूर्ण है। नगर की रक्षा के लिए दुर्ग बनाया जाता था। तो देखिए दोस्तों, दुर्ग क्या होता था, जैसे कि ये बाउंड्री है, मान के चलिए इसके अंदर शहर बसा है, तो शहर के जो चारों ओर एक ऊंची दीवार बनाई जाती थी जिसे क्या बोला जाता था? दुर्ग। ये उस समय के, मान लीजिए कि इतनी एडवांस से दोस्तों देखिए कि और सभ्यताओं में ये बहुत कम देखने को मिलता, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ये अधिकतर, एक शहर है जिसमें चंदड़ों में ये नहीं थी दुर्ग, बाकी सभी मोस्टली शहरों में ये मिलता है। ठीक है, दुर्ग मिलता है। तो देखिए, सुरक्षा के हिसाब से भी उस समय के लोग बहुत एडवांस थे। उन्होंने जंगली जानवरों से बचने के लिए, दूसरे कबीलाओं से बचने के लिए और बाढ़ आदि के बचने के लिए अपने शहर के चारों ओर बहुत बड़ी बड़ी मोटी दीवारें बना रखी थी जिन्हें दुर्ग बोला जाता था। तो ये दुर्ग की जो ऊंचाई और लंबाई थी 14, दोस्तों देखिए 415 मल्टीप्लाई 195, यानी लेंथ तो जो थी वो 415 थी और जो ब्रेथ यानी चौड़ाई थी वो इतनी थी। ठीक है, नगर आधुनिक ढंग से बसा हुआ था। ठीक है, 15 कमरे के प्रमाण भी उल्लेखनीय है। यहाँ के अन्नागार 12 अन्नागार मिले हैं जिनका साइज ये था। यहाँ से मिले बर्तन, आभूषण, मोहरे, अन्य अवशेष सिंधु नगर सभ्यता पर व्यापक प्रकाश डालते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत और भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं, तो उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि 23 मिनट, लगभग आधे घंटे या उससे ज्यादा ये वीडियो हो जाएगी, बहुत लंबा चला जाएगा। तो एक ही टॉपिक को मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता, तो आगे हम बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बहुत टॉपिक पड़े हैं। आपके ये नोट्स हैं जिसको आप मास्टर्स में, MA हिस्ट्री में, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, और BA में, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, और कोई भी पॉइंट व्यू हो, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे HSSC, SSC, ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम है वहां पर जरूर उसके हिसाब से पढ़ाया जा, कोई भी एग्जाम हो तो वहां पर हड़प्पा सभ्यता में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको हमारे चैनल से बहुत स्टडी के लिए बहुत मदद मिलेगी। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और हमारे लोहान एजुकेशन चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके लिए मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूं। देखिए आगे पढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जिसका स्थानीय संधि भाषा में क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। सिंधु नदी सभ्यता का यह प्रमुख नगर है। यह सिंध प्रांत में लरकाना जिले में, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं वैसे तो। ठीक है, तो इस स्थान की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी बना सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब से या जैसे भी स्नैपट्यूब वगैरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। 1922 ईस्वी से 1930 ईस्वी के बीच यहाँ खुदाई कार्य राखलदास बनर्जी, काशीनाथ दीक्षित आदि, दयाराम साहनी ने भी इनका साथ दिया, वत्स जी ने भी
इनका साथ दिया था मोहनजोदड़ो की खुदाई में। तो यहां से क्या हुआ देखिए दोस्तों, अभी तो कुछ भी नहीं बताया है, मोहनजोदड़ो से इतने क्वेश्चन आने वाले हैं देखना आप। सबसे बड़ा दोस्तों देखिए स्नानागार, यानी कि उस समय का दोस्तों स्विमिंग पूल, अन्नागार, ठीक है, विशाल सार्वजनिक भवन, सभा भवन। तो देखिए ये सब चीजें मिली है, इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब नगरीय सभ्यता के बारे में बताऊंगा मैं इसके में, ठीक है। अनेक मूर्तियां और मोहरे प्राप्त हुई, ठीक है। उसके बाद जो शहर आता है वो आता है चहुंदड़ो। तो चहुंदड़ो शहर क्या कहता है, देखिए चहुंदड़ो शहर बहुत अच्छा शहर है। यह नगर सिंध प्रांत में, जो कि अभी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो से दक्षिण में 130 किलोमीटर दूर है भाई मोहनजोदड़ो से। इस स्थल की खोज 1931 में किसने की, मजूमदार जी ने की थी। यहाँ उत्खनन करवाया 1934 में मेके ने इस स्थान का उत्खनन करवाया। उत्खनन मतलब खुदाई करवाई। तो उत्खनन में मिले 3 सत्रों में तीसरे सत्र में सिंधु संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह नगर एक औद्योगिक केंद्र था। अब ये कैसे औद्योगिक केंद्र था ये भी मैं आगे डिस्कस बताऊंगा, क्योंकि मैं जो जो चीजें इनसे मिली हैं इनकी कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों हर शहर की। जैसे कि मोहनजोदाड़ो की स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, सार्वजनिक भवन, चहुंदड़ो में भी बहुत सी विशेषताएं हैं। तो इन विशेषताओं को मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं डिस्कस करूंगा अच्छे से। आगे देखिए दोस्तों, आगे है सुतका गैंडो। तो पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे यह स्थित है। सिंधु सभ्यता का एक पश्चिमी सतल है। इसकी खोज 1927 में ओरेल स्टाइन ने 1927 में की थी दोस्तों, ठीक है। इस समय ये पाकिस्तान में है, ठीक है। 1962 में जॉर्ज डेल्स ने इस स्थान का सर्वेक्षण किया और यहां पर बंदरगाह, दुर्ग और निचले नगर की रूपरेखा मिली। तो देखिए बहुत सी खुदाई मिली यहां पर। इस स्थल के एक बंदरगाह के रूप में सिंधु सभ्यता और बेबीलोन सभ्यता के मध्य व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। देखिए उस समय ये लोग समुद्र से व्यापार करते थे दोस्तों, समुद्री रस्तों से, ठीक है ना। बेबीलोन वगैरह आदि से समुद्र से व्यापार चलता था। तो कैसे करते थे ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम कुछ नगरों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। आगे है कोटदीजी। तो कोटदीजी ये भी कहां पे है, पाकिस्तान में है इस समय, सिंध प्रांत के अंदर ही। इसकी खुदाई की थी फजल अहमद खान ने, कब, 1955, ठीक है। तो 1955 में तो ये खोजा गया था दोस्तों, लेकिन 2 साल और ज्यादा 27 तक खुदाई की गई इसके अंदर। तो इसमें भी वही किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। यह बस्ती अग्निकांड से नष्ट हो गई थी और फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस पर आकर बस गए। यहां सिंधु सभ्यता से बाणाग्र मिलना महत्वपूर्ण है। पुरावशेषों में मृद भांड मिले हैं दोस्तों, मोहरे, मन के अंगूठी आदि प्रमुख मिले। अब मृद भांड क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड पढ़े होंगे दोस्तों, देखिए आप देख रहे होंगे मृद भांड। मृद भांड क्या होता है मैं बता दूं आपको। मृद भांड जितने भी मिट्टी के बर्तन या मिट्टी से बनी हुई चीजें होती है ना, उन सभी को क्या बोला जाता है, मृद भांड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मृद भांड, ठीक है, मृद भांड। तो अभी समझ गए होंगे मृद भांड क्या होता है। आगे छठा है मांडा। यह स्थान जम्मू कश्मीर से 28 किलोमीटर दूर चेनाब नदी के किनारे है भाई, ठीक है। यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। 1982 में जेपी जोस तथा मधुबाला ने इसका उत्खनन कराया था। यहाँ के प्राक सिंधु, विकसित सिंधु तथा उत्तर सिंधु 3 सांस्कृतिक सतर प्रकाश में आए। मिट्टी के ठिकरे, हड्डी के बाणागर, पेचदार पिन आदि अवशेष यहां से प्राप्त हुए, ठीक है। आगे देखिए रोपड़ ये पंजाब में है दोस्तों। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 के आसपास देखिए 1950 में बीबी लाल जी ने इसकी खोज की थी। तो
इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें खास बात क्या है इस रोपड़ की, देखिए दोस्तों, यहां पर जब देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग भी उस समय दफनाते थे। वैसे तो उनका तरीका 3 टाइप का तरीका था। जब कोई मृत्यु हो जाती थी किसी की, तो उसमें से एक टाइप है दफनाना, ठीक है। इस्लाम धर्म में भी दफनाया जाता है और ईसाई धर्म में भी अपनाया जाता है। तो उस समय 3 तरीके में से एक तरीका हड़प्पा सभ्यता क्या था कि दफनाना। तो जो इन्होंने मानव दफनाया तो उसके साथ क्या मिला है, कुत्ते के अवशेष मिले हैं दोस्तों। तो इसका मतलब उस समय भी कुत्ता पालतू होता था, ठीक है। और यहां से दोस्तों तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी। तो उस समय तांबे धातु सबसे, या कांसा सबसे महत्वपूर्ण जो धातु थी, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं। 1953 से 55 तक यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ 6 संस्कृत सत्र मिले हैं, जिसमें पहला सत्र सिंधव कालीन है, ठीक है। संघोल देखिए, संघोल क्या है, यह सत्र पंजाब के लुधियाना जिले में चंडीगढ़ से 40 किलोमीटर दूर है दोस्तों, ठीक है। इसकी खुदाई एस तलवार और रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी। यहां से प्रथम सत्र से उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष पाए जाते हैं। तो उत्तर हड़प्पा कालीन, उत्तर मतलब जब हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन शुरू हो गया था या खत्म होने वाला था, तब यहाँ की संस्कृति में बाड़ा तथा रोपड़ तथा हड़प्पा की कब्रिस्तान आदि संस्कृति के कुछ तत्वों का समन्वय पाया जाता है, ठीक है। बाद में सबसे महत्वपूर्ण आता है कालीबंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कालीबंगा राजस्थान के गंगा नगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। 1961 में बीबी लाल और बी के थापर के निर्देश में इसकी क्या हुई दोस्तों, इसकी खुदाई की गई, इसकी खोज की गई, ठीक है, कालीबंगा। तो आगे देखिए, आगे क्या होता है, यहां से बहुत चीजें प्राप्त हुई हैं। बहुत चीजों में जैसे कि दोस्तों यहां से बहुत चीजें, कालीबंगा से बहुत चीजें प्राप्त हुई हैं, जैसा कि मैं दिखा देता हूं यहां आपको, ध्यान से देखिए। तो पैमाने पर खुदाई करवाई गई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान यहाँ के 2 टीले जो है मिले, जो सुरक्षित दीवार से घिरे हुए थे, ठीक है, सुरक्षित दीवार से घिरे हुए थे ये। आगे देखिए, तो कुछ विद्वान इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानते हैं। यहाँ के कुछ चबूतरे मिले जिनका धार्मिक महत्व रहा होगा। इस स्थल की सबसे पूर्व महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ के जुते हुए खेत यानी जैसे हम ट्रैक्टर या बैल के साथ खेत को जोतते हैं ना, बीज डालने के लिए जैसे, तो वो जुते हुए खेत के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो यहाँ भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। तो उस समय भूकंप आया होगा तो कुछ नुकसान हुआ होगा, तो उसका साक्ष्य भी मिला है यहाँ पर। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर लकड़ी की नाल मिली है, ठीक है। अग्नि हवन कुंड, आपने देखा होगा कि जब हम यज्ञ वगैरह कराते हैं तो एक कुंड सा होता है जिसमें अग्नि वगैरह, लकड़ियां डालकर अग्नि वगैरह जलाई जाती है। तो अग्नि कुंड मिला है दोस्तों यहां से। और मैं आपको बता देता हूं, चूड़ियां मिली है यहां से, ठीक है। और एक साथ दो फसलें बोने के भी साक्ष्य मिले हैं दोस्तों यहां से, कालीबंगा से। तो बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये। आगे आता है बनवाली। बनवाली ये हिसार के हरियाणा जिले में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और इसकी खोज की थी रविंदर सिंह विशिष्ट जी ने, ठीक है। तो देखिए, यहाँ की कालीबंगा की भांति पूरा हड़प्पा और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष यहां से मिले हैं। यहाँ की नगर योजना अत्यंत सुनियोजित थी। यहाँ एक मकान में धोवन पात्र यानी वॉश बेसिन, ठीक है, कपड़े धोने का या जो भी चीज होगा कुछ भी धोने का लगा हुआ मिला है। प्राय सभी मकान में चबूतरे थे।
यहाँ जो काफी मात्रा में मिली है, जो काफी मात्रा में मिली है, तो दोस्तों इसका मतलब वहां पर जो बोई जाती होगी। ठीक है, कुछ मृद भांड के टुकड़े पर सिंधु लिपि के अक्षर उद्धृत है। अब सिंधु लिपि की यहाँ पर बात आई है दोस्तों, तो सिंधु लिपि एक बहुत प्राचीनतम लिपि है। ये चिन्हात्मक चिन्हों में लगाई गई है, बनाई गई है, लिखी गई है। ठीक है, तो मैं जैसे दिखा देता हूं आपको। तो देखिए दोस्तों, ये इस तरह की लिपि, चिन्हों में लिपि बनाई गई है। उन्होंने लिखा, जो चिन्हों में लिखा, तो इसमें कुछ पढ़ा ही नहीं गया है आज तक। अगर मान के चले ये पढ़ भी लिए गई, तो उस समय ही देखना इतिहास के अंदर बहुत सारे बदलाव आएंगे दोस्तों। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की ये लिपि है, इस तरह लिखते थे वहां के लोग, चिन्हों में लिखते थे। ठीक है, तो अभी तक ये पढ़ी नहीं गई है, मैंने दिखा दिया है आपको। आगे देखते हैं, इसमें से कुछ फोटोज तो आपने देखी भी होंगी, जैसे ये वाली, ये वाली, ये वाली। आपकी किताबों में, काफी किताबों में देखा होगा, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी देखा होगा आपने। ठीक, ये भी देखी होगी, काफी चित्र आपने देखे होंगे। आगे देखिए, आगे है मिथ्याथल। तो मिथ्याथल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यह भी नगर हरियाणा में भिवानी जिले के अंदर स्थित है। 1968 में श्री सूरजभान जी ने इस नगर की खुदवाई कराई थी। यहाँ विकसित हड़प्पा काल से यहाँ दुर्ग और आवासीय बस्ती के साक्ष्य मिले। यहाँ कालीबंगा प्रथम स्तर की तरह के कुछ प्राक सिंधु मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। ताम्र उपकरण व चप्टी कुल्हाड़ी भी मिली है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे अवशेष हैं जो मिथाथल से प्राप्त हुए। आगे राखीगढ़ी है। तो राखीगढ़ी जींद से 11 किलोमीटर दक्षिण में स्थित राखीगढ़ी हरियाणा में सिंधु सभ्यता का एक विशाल स्थल है दोस्तों। ठीक है, और इस की खोज सूरजभान जी तथा आचार्य भगवान देव ने की थी। तो राखीगढ़ी का मैं बता दूं आपको दोस्तों कि राखीगढ़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, राखीगढ़ी की खोज जो हुई थी, वो हुई थी, मैं बताता हूं आपको, 1969 में, 1969 में सूरजभान जी ने पहली बार यहाँ इसको खोदा गया था, राखीगढ़ी। ठीक है, देखिए यह गग्गर नदी के किनारे है। यहां से हड़प्पा लिपि और हड़प्पा काल की जो मुद्राएं हैं, मुद्राएं मिली। ठीक है, अभी मैं वो मुद्राएं दिखा देता हूं आपको। तो देखिए दोस्तों, ये वो मुद्राएं हैं, मोहर हड़प्पा काल की। ये कुछ फोटो भी देखी होंगी आपने, कुछ इस तरह की फोटोएं किसी बुक्स में वगैरह में, ये मुद्राएं थी उस समय की। ठीक है, तो ये मुद्राएं प्राप्त हुई हैं राखीगढ़ी से। वैसे तो काफी स्थलों से प्राप्त हुई हैं, लेकिन अभी हम राखीगढ़ी को पढ़ रहे हैं, तो वहां से प्राप्त हुई हैं। आगे देखिए, वीडियो बहुत काफी लंबा हो गया है दोस्तों, लगभग 39 मिनट का हो चुका है। तो अब हम मेन शहर पढ़ेंगे। देखिए, लोथल। तो लोथल रंगनाथ राव ने सुझाव दिया कि सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पदार्पण व्यापारिक कारणों से हुआ और लोथल नगर हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के कुछ वर्ष बाद ही बस गया था। तो देखिए, वर्तमान समय में लोथल गुजरात राज्य में अहमदाबाद से 60 मील दूर, संभवतः प्राचीन काल में यह साबरमती तथा भोगवा नदी के संगम पर था। इसकी खोज 1953 में एस.आर. राव ने की थी। 1955 से लेकर 62 तक इसमें बहुत ज्यादा खुदाई चलती रही। एस.आर. राव ने के अनुसार लोथल सिंधु सभ्यता के लोग 1924 ईसा पूर्व में आए। यहाँ 5 प्रकाल मिलते हैं। संपूर्णतः नगर 6 खंडों में बटा हुआ था। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा था, जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी कहा। तो जहाजों की गोद यानी डॉकयार्ड। ठीक है, तो पश्चिमी एशिया के साथ सिंधु सभ्यता के व्यापारिक संपर्क में लोथल का महत्वपूर्ण योगदान था। मनकों को तो यहाँ कारखाना ही
मनकों का ये तो यहाँ कारखाना ही मिला है। समूचे हाथी दांत भी प्राप्त हुए। ठीक है, तो लोथल, वैसे तो यहाँ पर बाट भी मिले हैं दोस्तों। ठीक है, वजन मापने के बाट। ठीक, चावल के अवशेष मिले हैं दोस्तों, यहाँ बाजरे के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और यहां पर हाथी दांत भी मिला है दोस्तों, और चालाक लोमड़ी का चिन्ह भी मिला है। तो काफी कुछ चीजें यहां से हमें प्राप्त हुई हैं लोथल से। ठीक है, तो इसके जो बाट थे, यानी कि देखिए ये एक बंदरगाह था दोस्तों, जहां से हड़प्पा सभ्यता वाले व्यापार करते थे, समुद्री व्यापार। यहीं पर बाहर से जो दूसरी सभ्यताएं थी, उनका सामान समुद्री रास्ते से लोथल आता था, और हड़प्पा का भी सामान बाहर जाता था समुद्री रास्ते से। ठीक है, तो यहां पर लोथल में जो उस समय जो मापा जाता था, ठीक है, तो मापने के लिए बाट बनाए जाते थे। आपने देखे होंगे लोह के भी बाट आज भी देखने को मिलते हैं, 1 किलो 2 किलो 5 किलो के 10 किलो के। ठीक है, तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक जो आ गया है, वेट मशीन आ गई है, लेकिन उस समय बाट का यूज होता था। बहुत बाट मिले हैं लोथल से। आगे रंगपुर है, सुरकोटदा है। ठीक है, तो सुरकोटदा भी देखिए, इसको पढ़ेंगे हम। सुरकोटदा कच्छ जिले में है भाई, गुजरात में है ये कच्छ। ठीक है, तो कच्छ जिले में है। 1964 में श्री जेपी जोशी द्वारा इस स्थान की खोज व खुदाई की गई। दुर्ग क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में प्राप्त एक कब्रिस्तान से समाधान की नई विधि प्लस समाधान का उदाहरण उल्लेखनीय है। यहाँ की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि घोड़े की कुछ हड्डियां का पाना है। ठीक है, और यहां से बहुत चीज मिली है। कलश समाधान मिला है दोस्तों, तराजू का पलड़ा। तराजू नहीं होते जैसे पहले वेट मापते थे, जैसे ये एक डंडे के साथ इधर एक प्लेट अटैच होती थी, एक इधर अटैच होती थी, यहाँ पे एक सुई लगी हुई होती थी। ठीक, यहाँ पर एक साइड बाट रख दिया जाता था और एक साइड तोलने के लिए सामान रखा जाता था। यहाँ से इसको एक मुट्ठा सा होता था दोस्तों, पकड़ा जाता था उससे। ठीक है, तो जो वो है क्या मिला है, तराजू का पलड़ा भी मिला है यहाँ से। ठीक है, कहां से, सुरकोटदा से। बाद में यहाँ पर दोस्तों धोलावीरा भी आता है, धोलावीरा का डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। तो धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तहसील में यह स्थित है। यह 1967 से 68 में जेपी जोशी द्वारा इस स्थल को खोजा गया था, और 1990-91 तक RS बृष्टि द्वारा इसमें बहुत सी बार खुदाई की गई। खुदाई में यह पता चला कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे प्राचीन तथा सुव्यवस्थित व खूबसूरत नगर मोहनजोदड़ो नहीं बल्कि क्या था, धोलावीरा था दोस्तों। तो धोलावीरा मिलने से पहले मोहनजोदड़ो को ही सबसे खूबसूरत और बहुत बड़ा और सुव्यवस्थित शहर माना जाता था, नगर माना जाता था। लेकिन धोलावीरा मिलने के बाद इसको ही सबसे महत्वपूर्ण नगर माना गया। तो 31 जनवरी 1997 को दैनिक पत्र हिंदुस्तान टाइम में को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक श्री जयशंकर जी ने हड़प्पा के 5 महानगरों में से एक नगर किसको बताया है दोस्तों, धोलावीरा को बताया। ठीक है, तो धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इस नगर का क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर है। धोलावीरा नगर 3 भागों में, दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित है। देखिए, वैसे तो हड़प्पा के अधिकतर जो है नगर वो 2 भागों में डिवाइड थे, एक तो पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला, इनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है दोस्तों, इतना सोचा नहीं था मैंने कि लंबी चली जाएगी। आगे देखिए, तो यहां से बहुत चीजें प्राप्त होती हैं दोस्तों। घोड़े की आकृतियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, श्वेत पाषाण खंड बड़ी संख्या में मिले हैं दोस्तों। पत्थरों पर पॉलिश की हुई मिली है दोस्तों यहां पर बहुत ज्यादा। ठीक, और काफी चीजें भी यहां से प्राप्त हुई है। आगे देखिए, अभी हम यहां पर पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए ये हमारा लास्ट ही टॉपिक है आज की वीडियो का। यह कृषि करने वाला समुदाय ताम्र पाषाण कालीन
विशेष प्रकार के बर्तन भी बनाता था। ये बर्तन सीवा हड़प्पा सभ्यता के अलावा अन्य ताम्र पाषाणी काल सभ्यताओं की जानकारी में नहीं थे। तो देखिए जो ये बर्तन बनाते थे, जिस तरह के जिस सुंदर बर्तन बनाते थे, तो और कोई उस समय की जो सभ्यताएं थी वो इतने सुंदर, उतने अच्छे व्यवस्थित ढंग से बर्तन नहीं बनाती थी जितने ढंग से कौन बनाता था, हड़प्पा वाले बनाते। कुछ इनके अन्य केंद्र थे। अन्य केंद्रों में आप यहां पढ़ सकते हैं क्वेटा, किले गुल मोहम्मद, डाबरकोट, शाही कोट आदि। ठीक है, ये कुछ अन्य केंद्र है। तो यहीं पर हमारी वीडियो दोस्तों समाप्त होती है। तो आगे, तो आज हमने बहुत कुछ चीजें डिस्कस की। आज हमने इंट्रो डिस्कस की है, खोज कैसे हुई ये डिस्कस किया, और शहरों के बारे में डिस्कस किया। आगे हम किस शहर से क्या प्राप्त हुआ है ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, शहरों से हमें क्या प्राप्त हुआ है, किस शहर से हमें क्या प्राप्त हुआ है, अच्छी अच्छी चीजें उसको डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक, उसे नेक्स्ट वीडियो पर हम नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है वो डिस्कस करेंगे। उससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखिए हर एक एक वीडियो में अच्छे से, यानी आप अगर एमए कर रहे हैं तो एमए में आपको कैसे आंसर अटेम्प्ट करना है, किस तरह के आंसर अटेम्प्ट करने हैं हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, या बीए में, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, और बाकी एचएससी एसएससी में, एसएससी में और भी स्टेट एग्जाम में, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल से। यहां पर हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे, हिस्ट्री, फुल हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेट लेवल की, यूजीसी नेट के लेवल की हम यहां पर हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर बारीक से बारीक चीज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे लोहान एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारी वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहें।